नमस्कार दोस्तों, इसके पाठ फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हिंदी मीडियम का फिर नेक्स्ट वीडियो है। हिंदी मीडियम से बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम की वीडियो बनाइए, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे वीडियो बना दिए, इसलिए मैं हिंदी मीडियम का फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमने चित्र बनाया है ये निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। निरक्षीय स्थिति में हमने आपको बताया था कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिनके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और जिसका परिणाम E बराबर वेक्टर में, ये देखिए सामने लिखा वेक्टर E बराबर -1/4πε0 के P/r³ कैप T। अब ये माइनस ये शो करता है कि वेक्टर P और वेक्टर E दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। वेक्टर P सबको मालूम है क्या है, सबको मालूम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये सूत्र निकल गया। चलिए अब आप पिछले वीडियो को वॉच करिएगा अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो आप देखो E का सूत्र में R का रिलेशन जो है क्यूब्ड में आ रहा है और बिंदु आवेश के कारण देख लीजिए तो स्क्वायर में है। तो यहाँ पर बोर्ड में कई बार पेपर में आया है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर वॉच कीजिएगा और इसको ध्यान से देखिए। उसने पूछा है, क्या पूछा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E का रिलेशन इस सूत्र से देख सकते हैं 1/r³ है। तो जब ये प्रश्न आता है कि ये सूत्र किस सूत्र के लिए सत्य है तो आपका जवाब देना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या सवाल किया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तुरंत आपका जवाब होगा एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये संबंध है। अब ये नहीं जरूरी है कि अच्छी बताना है कि निरक्षीय है, ये सत्य हो जाएगा। लेकिन जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा तब आपको E का रिलेशन R से कैसा बताया जाएगा, बोलो स्क्वायर में है, इनवर्सली में। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये बोर्ड में पेपर में कई बार आया है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि ये 2 क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिए तो आपसे याद रहेगा और बनेगा। ठीक है, अब एक सवाल हम आपको समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x मतलब डिस्टेंस है, और उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में y दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है। सुनाई दिया? तब हमें उस x और y में संबंध दर्शाना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षीय और निरक्षीय में दोनों जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, आप दोनों का रिलेशन बताइए। तो बड़ा सिंपल है भाई, ये कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में ये हो गया, यहाँ y दूरी बोल दिया, r की जगह पे y दूरी पे बोल रहा है। जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है वही वो बताना चाहते हैं कि अक्षीय स्थिति में अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है प्लस में A और ये माइनस में है, राइट है, और ये पूछ रहा है कि यहाँ पर है मान लो x, यहाँ से इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से y दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों आपस में समान है। सवाल का जवाब, तो चलिए इसका सवाल का जवाब देते हैं, बहुत सिंपल है, समझिए। तो पहले अक्षीय स्थिति का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अक्षीय स्थिति की कहानी में, अक्षीय स्थिति में अगर आपका सूत्र हो E, मान लो इसका नाम दे दिए 1, E1 बराबर हो गया 1/4πε0 के माध्यम से, कोई मतलब नहीं है। फार्मूले में ध्यान दीजिए 2p/r³ होता है। r की जगह पे उसने प्रश्न में x दिया है, तो मैंने r की जगह पे कितना लिख दिया, बोलो x³। क्लियर है? इसको समीकरण मान लीजिए 1। और सेम प्रश्न है अक्षीय की जगह पे क्या बोल रहा है, बोलो निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में अगर पूछ रहा है और इसका मान लो एग्जाम्पल के लिए E2 दे दे, तो फार्मूला यही है 1/4πε0, 2 नहीं होता, p भर होता है। और यहाँ पर प्रश्न में उसने दूरी दिया है y, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
समीकरण मानिए चाहे ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रश्नानुसार कह दीजिए, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों दूरी पर x और y, x अक्षी पर और y निरक्षी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, यानी E1 बराबर क्या है E2, E1 और E2 के मान बराबर है तो रख दीजिए। E1 के मान देखिए प्रश्न के अनुसार है, E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन y क्यूब्ड। क्लियर है? जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए और जो बचे उसको लिख लीजिए। कैंसिल करने के बाद देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, x क्यूब्ड 2 अपॉन x क्यूब्ड इक्वल टू यहाँ पर 1 कितना बचा y क्यूब है कि नहीं। तो ये x क्यूब्ड अगर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये x क्यूब्ड अपॉन y क्यूब्ड इक्वल टू कितना बचा 2। तो x अपॉन y पूरे का हम अगर क्यूब्ड दिखा दें ये 2 बचा, x अपॉन y लिख दें यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल था उसका जवाब आपको देना था। अब अगला टॉपिक आपको समझाते हैं कि मान लीजिए वो कह दे कि आपको तुलना करना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। बहुत सिंपल है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए आपको सूत्र पहला तो याद करना पड़ेगा। तो सूत्र याद हो जाएगा एक, दूसरा दोनों की दिशाएं कि अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है अक्ष के अनुदिश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। निरक्षीय स्थिति में ऐसा नहीं होता, वो अक्ष के अनुदिश नहीं होता, एक समांतर होता है अक्ष के, दूसरी वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। दो बातें हो गई, यानी दो दिशाएं, आपको दोनों की दिशा बताना है और आपको बताना है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर दूरी बराबर हो जाए तो वो उसमें वो 2 गुना होता है और निरक्षीय स्थिति में आधा होता है। तो इस तरह से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही क्या कर सकते हैं हम लोग तुलना कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको और एक सिंपल सा स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों से बन जाए। अक्षीय निरक्षीय पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में कई बार पेपर में आया है और मैंने देखा है कि बच्चे ध्यान से नहीं देखते, राइट है। तो चलिए एक और बात बता दें कि निरक्षीय रेखा को उदासीन अक्ष भी कहते हैं। कई बार टॉपिक में पूछा गया है कि सर उदासीन रेखा किसे कहते हैं, तो सवाल का जवाब आपको बताना है कि निरक्षीय रेखा को उदासीन अक्ष कहते हैं या रेखा कहते हैं। तो ये आपसे बन जाना चाहिए, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए एक और टॉपिक आपको बता देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, जनरल पॉइंट, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ आप लोग लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम समझते हैं आपने लिख दिया, ओके। अब समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हमने देखा कि ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इस ध्रुव पर और कहीं ऐसे आगे बढ़ा दीजिए तो ये अक्षीय कहलाता है, लेकिन अगर निरक्षीय है तो ये कहलाता है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो ये निरक्षीय हो गया। अब प्रश्न है किसी भी बिंदु पर, अक्ष पर भी हो सकता है, निरक्ष पर भी हो सकता है और भी कहीं हो सकता है। तो हम अक्ष निरक्ष पढ़ लिए हैं, हम लोग किसी अन्य बिंदु ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से समझिए, और ये इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ध्यान से समझिए। तो एक का नाम हमने एग्जाम्पल के लिए दिया बिंदु ए, इस बिंदु का नाम बी, इस पर आवेश मैंने रख दिया क्या -q आवेश, और इस पर कौन सा आवेश रख दिया, मान लो +q आवेश, राइट है ना। यानी इस पर हमने -q आवेश, इस पर +q आवेश रख दिया।
अब हम सब जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस, यानी Q माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होती है, यानी ये हो गया किसकी दिशा बोलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, रिप्रेजेंटेड बाय, मान लो किससे रिप्रेजेंट करें, वेक्टर P से। अब द्विध्रुव के ये मध्य बिंदु से r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P की कल्पना किया, एक बिंदु P की कल्पना किया जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ये अक्ष पर नहीं है, ना निरक्ष पर है, बल्कि किसी कोण पर है ना। हम इसको बाद में शर्त के अनुसार अक्ष भी दिखा देंगे और निरक्ष भी दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझने के लिए ध्यान से समझिए, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के साथ वाला हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा, इसका मतलब ये P है। अगर ये देखोगे तो ये कहलाएगा P cos थीटा, यानी ये इसका घटक है। तो अगर मैं इसका लंबवत घटक निकालना चाहूं तो ये देखिए ठीक 90 डिग्री में, तो वो कहलाएगा आपका क्या, और ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये A है तो इसका नाम मान लो हमने दे दिया, ये भी A ये B, और A पर है तो ये माइनस Q आवेश रखा होगा, और यहाँ पर क्या रखा होगा बोलो, प्लस Q। और इसको ध्यान से देखिए, तो ये P cos थीटा है, तो ये वाला टॉप क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ P sin थीटा, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ P sin थीटा। अब अगर मैं इसको और ऐसे बढ़ा दूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ रहे हैं, तो ये अगर बढ़ा दूं, ऐसी बिंदु का नाम फिर से दे दूं, जैसे इस बिंदु का नाम दिया था A, तो इसका नाम मान लो A1 दे दिया, और इसका नाम मान लो A2 दे दिया, इसका नाम इस पे रख देते हैं, इस बिंदु का नाम यहाँ पर B1 दे दिया, यहाँ पर नाम दे दो मान लो B2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस A2 का मतलब समझिए कि यहाँ पर माइनस Q आवेश है, जैसे यहाँ पर A1 पे माइनस Q आवेश है, A पर माइनस Q है, A2 पर मतलब A वाले पे माइनस Q आवेश है, और B पर प्लस Q आवेश है, समझ लीजिए। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो देखिए ध्यान से समझिए, एक बार हम फिर समझाते हैं। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो द्विध्रुव में अगर इसके अक्ष पर हो तो अक्षीय कहलाता है। तो ध्यान से समझिए ना, अगर मैं इस A1 B1 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बिंदु P अक्षीय है और ये लंबवत है, तो लंबवत रेखा जो होती है, याद करिए ऐसे, ये निरक्ष है। इसका मतलब है अगर इसको वैद्युत द्विध्रुव समझूं तो इसके तुलना में ये बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, और इसको अक्षीय मान लो तो ये है आपका निरक्षीय, अक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति में और ये अक्षीय स्थिति में। कहानी क्लियर है? तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप लोग लिखेंगे क्या, लिखोगे माना कि B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P को यहाँ पर मैंने मिटा दिया है जगह न होने के कारण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ये लिखना है आपको, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला घटक मान लो इसका नाम दे दिया A1 B1, ध्यान से देखिए A1 B1 बराबर P cos थीटा, लिख दीजिए A1 B1 बराबर P cos थीटा, और ये किसके अनुदिश है आप देख सकते हो, क्लियर है ना, उस बिंदु P के अनुदिश है। अर्थात अगर इस बिंदु का नाम मान लो O दे दें तो OP के अनुदिश, यहाँ लिखेंगे वेक्टर OP के अनुदिश। इतना लिखने के बाद दूसरा लिखेंगे
ध्यान से देखिए दूसरा A2B2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है P साइन थीटा, और P साइन थीटा देखिए इस अक्ष OP के लंबवत है, आप लिख सकते हैं वेक्टर OP के लंबवत, वेक्टर OP के लंबवत। इतना लिखने के बाद अब एक एक करके इन दोनों ध्रुवों के कारण हम लोग बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते। तो आप कॉमन सेंस की बात है, ये A1 B1 P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में है और इसके लिए किसमें बोलो, निरक्षीय स्थिति। मतलब अगर हम यहाँ पर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो अक्षीय स्थिति का सूत्र आना चाहिए, इसके कारण किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आना चाहिए, निरक्षीय। तो चलिए हम इसके लिए निकालेंगे, तो ये अक्षीय और इसके लिए निकालेंगे तो निरक्षीय। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, A1 B1 वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लो इसका नाम दे दिया E1, तो E1 बराबर हो जाएगा, सूत्र सबको मालूम है, 1/4πε0 k, याद करो 2p/r³, 2p/ कितना बोलो, r³। अभी पढ़ाए कि नहीं? लेकिन अब कहोगे सर 2p तो p तो नहीं है, क्योंकि हम p का नाम देखो क्या लिखे हैं, p cos, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, p cos। और दिशा याद करिए, ये तो परिमाण है, दिशा याद करिए अक्षीय स्थिति में। अभी 2 मिनट पहले बताया, वीडियो को पॉज करके शुरू में देख लीजिए। हमने बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अक्षीय स्थिति में -q से +q की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, अक्ष के अनुदेश। तो अगर ये इसका है तो इसका इसकी दिशा में हो गई, यही ध्यान समझ लीजिएगा। ये बहुत टफ टॉपिक है, लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता, और मैं देखा हूँ कई बार लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आप लोग ध्यान से समझिए, ये उसी के अनुदिश हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो दिशा होगी बिल्कुल दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये हो गया वेक्टर E1। कुछ भी नाम दे, जैसे A B हो गया, इस बिंदु का नाम दे दिया मान लो C, ये बिंदु का नाम है, और ये E1 वो दिशा व्यक्त कर रहा है, राइट है। तो ये क्या कहोगे, OP के अनुदिश, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर OP के अनुदिश। अब इस घटक के बाद इस घटक की बात करते हैं, तो लिखोगे द्विध्रुव A2B2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये लो E2 नाम दे दिया, फार्मूला है 1/4πε0 k, और उस बारे में 2 नहीं होता यानी P, लेकिन P के साथ इसका नाम देख लो क्या लिखा है, P साइन थीटा। ये अभी तक नहीं मिटाया मैंने, P साइन थीटा अपान कितना बोलो, r³। तो ये दिखाने के लिए था, अब इसमें आप समझ गए होगी, राइट है। इसको मिटा दे क्योंकि जगह नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब परिमाण निकल गया तो दिशा ध्यान दीजिए। मैंने बोला निरक्षीय स्थिति में याद करो, याद ही नहीं करते, याद करो तो ज्यादा, +q से -q की ओर होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आगमन के विपरीत दिशा में, और उस अक्ष के समांतर होती है। यानी ये देखो, इसके समांतर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसे रेखा हो जाएगी, यानी इसमें इसके समांतर ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, E2, राइट है। ABC, इस बिंदु का नाम मान लो दे दिया D, तो ये इसकी दिशा देख लो, इस OP के लंबवत, यहाँ लिख देना वेक्टर OP के लंबवत PD दिशा में, PD दिशा में लिख दिया। अब लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, अब ये दोनों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकल गई, याद करो हम लोगों ने यहाँ पर सदिश का नियम लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको डायरेक्ट जोड़ने का, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसके समांतर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दें, इसके समांतर यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, और इसके समांतर यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें, और जो याद है ना इस तरह से हमने आपको पढ़ाया है क्लास 11th में, तो ये याद करो, हम समांतर चतुर्भुज में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये जब होता है तो ये परिणामी दिशा कहलाता है, सदिश कहलाता है, और इसकी दिशा इसमें विकर्ण की, यानी डायगोनल जो होगा ये होगा परिणामी, यानी परिणामी E ये होगा, ABCD, अब इसका नाम कुछ दे दो C', तो परिणामी हो जाएगा C' के अनुदिश। E नहीं दे सकते क्योंकि E तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
और इसमें जो कोण होगा मान लो इसका नाम दे दो अल्फा, तो लिख दोगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देना। तो ये E बराबर हो जाएगा परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिख देना, E बराबर E1 का स्क्वायर धन E2 का स्क्वायर। याद है क्यों? पाइथागोरस इसमें लगाओगे cos 90 डिग्री होगा तो वो कट जाएगा। अब इस E1 E2 का मान रख दीजिए, राइट है, और दिशा सामने लिखा है, इसका उपयोग कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मान रख देते हैं। तो मैं यहीं पर काम चला देता हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। ये E1 का मान है, राइट, स्क्वायर में, और E2 का मान सेम इसी तरह से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर P साइन थीटा डिवाइड बाय R क्यूब्ड का होल क्यूब्ड, और ये पूरे का क्या होल क्यूब्ड नहीं, होल यहाँ स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हो गया E बराबर। अब जो कॉमन हो कॉमन ले लिए, देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ गया, ये लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया, P भी दोनों से कॉमन आ गया, राइट है ना, R क्यूब्ड भी कॉमन आ गया, स्क्वायर में था इसलिए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब अंदर जो बचेगा cos का स्क्वायर, और 2 भी बच रहा है, तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस बगल में कितना बचा, ये देखो, ये तो बाहर चला गया, साइन बचा था, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? अब एक cos अगर दे दें इसके साथ, तो सर्व समीकरण 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जब लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R क्यूब्ड अंडर रूट के अंदर एक दे दिया तो 3 बचा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका क्या हो गया बोलो, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर है? इसको सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, जरूरत पड़ने पर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या ये है कि कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो समझते इसलिए नहीं कि उनसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए अब इसकी दिशा ज्ञात करना तो बड़ा सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए माना कि परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर E1 के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, तब दिशा निकालने के लिए tan अल्फा बराबर लंब बटे आधा, तो लंब ये हो गया। अब यहाँ पर C डैश नाम था, यानी C डैश अपान PC, C डैश, ये इसका मान तो दिया नहीं, यानी इसके समांतर है, यानी ये मान होगा E2 और बटे ये मान देखो तो E1, यानी tan अल्फा बराबर क्या हो गया बोलो, E2 बटे E1। E2 का मान भी ये है, E1 का मान दोनों रख दीजिए, आंसर आ जाए। तो चलिए हम मान रख देते हैं, आप लोग समझते हैं कि रख लोगे। जैसे मान रख देंगे, ध्यान से समझिए, tan अल्फा बराबर, तो E2 के मान में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P साइन थीटा बटे कितना R क्यूब्ड। क्लियर है? और होल अपान यही सेम मान है, बस उसमें 2 गुना है, 2P और cos आ गया, cos थीटा बटे कितना R क्यूब्ड। जो कटे काट दीजिए, जो बचे उतार लीजिए। ये देखिए tan अल्फा बराबर बचा, ध्यान से देखिए, कट गया, ये काट दीजिए, और ये 2 बच गया तो 1/2 बच गया, और साइन बटा कॉस कहलाएगा tan थीटा। क्लियर है ना? इसका मतलब है कि tan इनवर्स में आ जाएगा, अल्फा बराबर मान निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये हो गया आपका आंसर, ये दिशा का मान हो गया, और ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। इसको आप ये अल्फा बीटा से मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद इसकी स्थितियां देख लीजिए। ये दिशा के लिए हो गया, और ये परिणामी है। देखो स्थितियों में अगर ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूं अच्छी स्थिति में, स्थिति नंबर फर्स्ट, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति पता लगाना हो तो बड़ा सिंपल है भाई। अच्छी स्थिति का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव तो पहले से था ना,
हमने इसको समझ वियोजन किया था, इसलिए इस तरह से हो गया है, ये जो चित्र बन गया। तो अगर ये वियोजन ना करते तो ये तुम्हारा घट के यहाँ आ जाता, यानी ये थीटा बराबर क्या हो जाता। तो अच्छी स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री आप बता देंगे, और जब 0 है तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये समीकरण से निकाल लीजिए। अतः E बराबर, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 के P/r³। अब cos स्क्वायर और 0, cos 0 का मान 1, स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 3 आएगा, और धन 1 तो 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी आंसर आ गया। यही तो था अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और दिशा निकालना है, क्या निकालना है, दिशा तो अल्फा है। अब आप जानते हो tan 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो tan इनवर्स यानी अल्फा 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है, 0 का मतलब ये नहीं है, 0 का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो उसी दिशा के अनुदिश है, यानी 0 भी सही है, यानी अल्फा बराबर 0। अक्षी के बाद चलते हैं निरक्षी, स्थिति नंबर 2। तो अगर निरक्षी है तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव के ठीक लंबवत, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर क्या लिख देंगे बोलो, 90 डिग्री, इस समीकरण से। तो समीकरण में रखिए, तो E बराबर, इसका मान लो उसमें अच्छी था, इसमें निरक्षी, ये देखो 1/, यहाँ तक तो सही है, राइट। अंदर रखेंगे तो 3, अब cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, धन 1 धन 0 1 अंडर रूट 1 आएगा, कि निरक्षी स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया। और इसमें इसका मान निकालना हो तो निकाल लो, tan 90 का मान निकालना तो sin 90 अपन cos 90, तो sin 90 का मान तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 cos 90 के 0, यानी इसका इन्फिनिटी हो गया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी तो फिर 90, यानी इस स्थिति में अल्फा का मान 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब है कि दोनों ध्रुव के ठीक लंबवत। इस तरह से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की स्थितियां भी हमने ज्ञात कर दिया इन 2 सूत्रों की मदद से। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा बताने के लिए, ये सूत्र है जनरल पॉइंट का। इस सूत्र के साथ साथ आप अक्षी भी निकाल सकते हैं, निरक्षी भी निकाल सकते हैं, किसी कोण का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बोल दे वैद्युत द्विध्रुव से 30 डिग्री पर कोई बिंदु है और उसमें 4 सेंटीमीटर पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो परिणाम निकाल। तो बहुत सिंपल है, आप लोग थीटा का मान रख लेंगे और बाकी तो रख लेंगे। क्लियर? तो ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।